मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कालांवाली से विधायक हैं शिषपाल केहरवाला। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रमोद जी, सड़कनामा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में जो विधानसभा का सत्र हुआ, अपने 2-3 मेन मुख्य मुद्दे हैं वो उठाए। क्या लग रहा है सरकार का जो रवैया है उन मुद्दों को लेकर के किस तरह से है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार को इस बार हमने काफ़ी विधानसभा के अंदर काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की। कुछ चर्चा से तो वो भाग गए, जैसे चाहे नू हिंसा की बात हो या प्रदेश के अंदर जो सरकारी तंत्र इनका फेल हो चुका है और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, उस पे सरकार आई नहीं। उसके अलावा हमने, मेरे ही अगर विशेष तौर पे बात करें तो हमने जैसे नारायण खेड़ा का मामला था और किसानों के बीमे का जो मामला था, हमने उसको उठाया और सरकार ने आश्वासन भी दिया कि हम इतने दिनों में पूरा कर देंगे, जिसमें अभी तक पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली है। और जिस प्रकार से लोगों ने सरकार के बारे में सोच रखा है कि इन्होंने बिना धरना प्रदर्शन, बिना लोगों को प्रताड़ित किए वो कोई भी काम नहीं करेंगे, अभी तक सरकार उसी लाइन पे काम कर रही है। और कम से कम जाते जाते, अभी क्योंकि हर जगह यही आवाज़ है कि सरकार जा रही है, अगर जाते जाते भी लोगों का भला करती तो भी हम ये मानते कि सरकार ने कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखाई है। तो आपने जिस तरह से किसानों की बात कही, नारायण खेड़ा धरने का, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी भी ओडा खंड का जो है मुआवजा है वो लटका पड़ा है। गुलाबी सुंडी का पूरी तरह से कहर है, किसान है प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल जो है बिजली मंत्री और जो डीसी हैं वो उन्होंने गांव का दौरा किया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल भी वो कह रहे हैं कि खोला है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पहले रजिस्ट्रेशन जबकि जिन किसानों का नहीं है उनको क्षतिपूर्ति पे उनका शो नहीं कर रहा, और दूसरा जो क्षतिपूर्ति पे जो शो कर रहा है उसमें 5 एकड़ तक उनको कंपनसेशन है वो दिया जा सकता है। जिनकी ज़्यादा है उनको फिर दिक्कत आएगी। कुछ किसानों के जो प्रीमियम है वो लौटाए जा रहे हैं, तो उसमें जिनकी फसलें बर्बाद हुई, फिर यानी कि जो किसान है वो फंस रहा है। तो क्या ये बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के लोगों से ये छूता हुआ मुद्दा है। एक मुझे बात बताइए कि ये पोर्टल वाली सरकार अगर पोर्टल पे ये डाल दे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान उसी को मानती है, बाकी लोग क्या हरियाणा के किसान नहीं है? मुख्यमंत्री जी ये कह दे कि बाकी जो लोग पोर्टल पे नहीं डालेगा वो बाहरी माना जाएगा, क्या वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश से आए हैं? ये बिल्कुल गलत प्रथा है। आप उन भोले भाले किसानों को जो कि सुबह उठ के 4 बजे खेत चला जाता है, रात को जब सूरज ढल जाता है उसके बाद आता है, आपने उसको पोर्टल में उलझा के रख दिया। और पोर्टल पर उलझाने के बाद भी, उसके बावजूद जो वादे आपने किए, आपने कहा कि हमने बीमा इतने दिनों में दे देना है, 1 महीने के अंदर दे देना है। उनका बीमा अभी भी, चाहे ओडा ब्लॉक में कालांवाली, डबवाली, कुछ क्षेत्रानिया का भी आता है, उनके 39 गांव, 40 गांव के करीब अभी तक भी बीमा नहीं आया। इसका उत्तरदायी कौन है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा में एक सवाल लगाया था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री और सरकार के काफ़ी लोगों ने पहले ये कहा कि नहीं, ये बीमा कंपनी प्राइवेट है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता। फिर हमने उनको कहा अगर कुछ नहीं होता तो उन्होंने बीमा कंपनी, अपनी बीमा कंपनी ने आगे लिख रखा है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना, तो वो प्रधानमंत्री का नाम कैसे यूज कर सकते हैं? ये सारी चालाकियाँ हैं और ये जो सरकार है ये किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं और बीमा कंपनियों का साथ दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमा कंपनियों के साथ इनकी जो साठ-गांठ अंदर की है वो आने वाले टाइम में जाहिर होगी, जब ऊपर भी सत्ता परिवर्तन होगा, नीचे भी सत्ता परिवर्तन होगा। 1
1,93,000 करोड़ के करीब लगभग प्रीमियम लिया गया है किसानों से और 1,33,000 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी 60,000 करोड़ रुपए किसानों का लगभग 60 से 65,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है वो बीमा कंपनियों के फायदे में है। उसमें बीजेपी को कितना गया है, बीमा कंपनियों को कितना गया है, ये साठगांठ भविष्य में आपके सामने आएगी। कालावाली में आपने मांग उठाई थी कि पुलिस जिला को लेकर के, हालांकि डबवाली बना दिया, लेकिन अब भी जो पेच है कि रोडी और बड़ागुड़ा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको डबवाली दूर हो जाएगा। इसको लेकर के आप कैसे सोचते हैं कि वाकई ये परेशानी है? देखिए, प्रैक्टिकल सरकार प्रैक्टिकल नहीं है। अब डबवाली को बना दिया, हम धन्यवाद कर लेते हैं, परंतु सेंटर बीच का होना चाहिए था। सेंटर अगर कालांवाली बीच में होता तो जितना रोड़ी पड़ता उतना ही डबवाली पड़ना था, जितना गोरीवाला वाला एरिया पड़ना था कालांवाली से उतना ही उसके करीब करीब सारा क्षेत्र बीच में आ जाता। उन्होंने एक साइड बना दिया डबवाली। डबवाली की आबादी ज़्यादा थी, क्षेत्रफल ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने डबवाली को बना दिया। तमाम अपने तरीके से आंकड़े उन्होंने बनाए। बट अब जो रोड़ी का रंगा का इलाका आदमी अगर वहाँ डबवाली जाएगा तो उसको 70 से 80 किलोमीटर पड़ेगा, जबकि सिरसा है उनका 20 से 25 किलोमीटर। आप 20 से 25 किलोमीटर की दूरी नज़दीक करना चाहिए था, 15 किलोमीटर पे लाना चाहिए था, आपने 80 किलोमीटर पे ला दिया। और आप कहते हैं कि हम सुशासन है। ये किस प्रकार का सुशासन है? ऐसे ही बड़ागुड़ा के साथ हुआ है। बड़ागुड़ा का बिल्कुल सिरसा से बिल्कुल नज़दीक है, 15 से 17 किलोमीटर की दूरी है, आप उसको 60 से 65-70 किलोमीटर की दूरी पे ले जा रहे हो। ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल अगर काम करना है तो पहली बात उनको बनाना चाहिए था कालांवाली। अब लोग कहेंगे कि कालांवाली के लिए आपने पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी, पहले विधानसभा में उठा दी। और ये सरकार का हक है कि वो कहीं भी उसको उसकी है प्रायोरिटी कि मैं किस जगह को बनाना है। वो मेरे कहने से बार बार मैं कहूँ कि यहाँ बना दो, नहीं बनाना, पर प्रैक्टिकल देख के बनाना चाहिए था। अब अगर प्रैक्टिकल नहीं बना तो हम कहते हैं कि रोड़ी और बड़ागुड़ा थाना है इसको सिरसा के साथ रखें, बाकी चाहे हमारा कालांवाली क्षेत्र है उसको डबवाली के साथ भी रखा जाए, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अभी विधानसभा के चुनाव हैं जो कि अगले साल, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी कालांवाली को लेकर के? कुछ कामकाज हुआ? देखिए, कामकाज हमने लगभग 82 गाँव में से शायद ही कोई ऐसा गांव बचा है जिसमें हमने हमारी तरफ से फंड ना लगाया हो। हर गांव में हमने 10 लाख से लेके 40 से 50 लाख तक हमने हमारी तरफ से ग्रांट दी है, चाहे वो विधायक आदर्श ग्राम योजना की बात हो, चाहे HRDF की तरीके से जो मेरे कोटे में है उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने प्राथमिकता से अपना सारा का सारा पैसा जो सरकार से हमें मिलता है विधायक को, मैं सारा पैसा अपना लेके आया हूँ। एक भी पैसा मैंने सरकार के पास नहीं छोड़ा। ये अगर आप 500 विधानसभाओं में निकालोगे तो सबसे ज़्यादा हम लेके आए हैं। दूसरा कि आपने कहा कि चुनाव है, चुनाव तो जैसे ही हमने जीता 19 के बाद हमारी रेगुलरिटी रही है कि सुबह निकले हम हमारे लोगों के बीच में गए और शाम को हम घर में आए। तैयारी लगभग लगातार हमारी चल रही है। हमने ये नहीं है कि अब चुनाव आ गया तो भैया बोरी बिस्तर पीछे डालो और अब घर घर निकल लो वोट मांगने के लिए। हम तो घर घर पिछले 4 साल से हैं और लोगों के साथ सीधा जुड़े हैं और लोगों को इस बात का पता है। तो आपकी क्या प्राथमिकता है? लोकसभा चुनाव भी आप लड़ सकते हैं, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा के। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तमाम क्षेत्रों से बाहर से हमारे साथी कहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए, ये लोगों के मन की भावना है। पर मेरी प्राथमिकता हमेशा कालांवाली रही है और मैं कालांवाली से ही तैयारी कर रहा हूँ। बाकी फैसला है वो पार्टी हाईकमान का होता है। पार्टी हाईकमान कहे कि नहीं आपने कालांवाली से नहीं लड़ना, आपने सिर्फ कार्यकर्ता रहना है, तो हम पहले भी नहीं लड़े, हम कार्यकर्ता थे। अब कहेंगे कि नहीं आपने विधायक का लड़ना है। अगर पार्टी के कि नहीं हमें ज़रूरत है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है, तो देखो पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जो पार्टी का आदेश होगा वही मैं मानूंगा। अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाते हैं, हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? दोनों चुनाव साथ होते हैं तो मेरी प्राथमिकता तो रहेगी विधानसभा। और फिर मैंने एक बात कही कि अगर हाईकमान जो चाहेगा करूंगा मैं वही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिषपाल केहरवाला और जिन्होंने चर्चा करी तमाम सवालों को लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।